शासमय। नमस्कार मित्रों, हमारे रोहित सर के सहयोग से आज पुनः फिर से उपस्थित हैं आपके समक्ष। देखिए, आज हमें पढ़ना है स्वर विभाजन। इसके पहले हम वर्णों को जान चुके हैं और माहेश्वर सूत्रों को जान चुके हैं और स्थान को भी जान चुके हैं, उच्चारण स्थानों को भी जान चुके हैं। तो वर्ण विभाजन के अंतर्गत उच्चारण स्थान भी आता है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 5 प्रकार से वर्णों का विभाजन किया जाता है। कौन कौन से हैं वह 5 प्रकार? तो देखिए, स्वरतः, कालतः, स्थानात्, इसके बाद प्रयत्नानुप्रदानतः करके, प्रयत्नानुप्रदानतः। वर्णों का 5 प्रकार से विभाजन किया गया है। पहला है स्वरतः, दूसरा है काल, काल मतलब मात्रा, तीसरा है स्थान जो हम पढ़े थे अभी पिछले वीडियो में, उच्चारण स्थान, तीसरा है चौथा है प्रयत्न, और अनुप्रदानतः इससे हम ले लेंगे बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न 2 प्रकार का होता है, बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। तो ये बाह्य प्रयत्न हो जाएगा और ये हो जाएगा आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न। तो वर्णों का विभाग 5 प्रकार से किया जाता है। पहला स्वरतः, कालतः, स्थानात्, प्रयत्न से बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक, तो आज हम इन 2 बिंदुओं पर फोकस करेंगे। पहला स्वरतः और कालतः, तीसरा हम पढ़ चुके हैं। देखिए, स्वर और काल के द्वारा स्वरों का विभाजन किया जाता है। तो स्वरतः हम देखेंगे 3 प्रकार का होता है। उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर, एक होता है स्वरित स्वर। 1, 2 और 3 प्रकार के स्वर होते हैं। उदात्त स्वर होता है, अनुदात्त स्वर होता है और स्वरित स्वर होता है। उदात्त स्वर किसे कहते हैं? तो हम लोग उच्चारण स्थान पढ़े थे। तो तालु आदि जो उच्चारण स्थान हैं उनके ऊपरी भाग से जो निकला हुआ वर्ण है उसका होगा, अथवा निकला हुआ स्वर है उसका होगा उदात्त स्वर। वह उदात्त स्वर कहलाएगा। तालु आदि के नीचे वाले भाग से जो उत्पन्न स्वर है वो अनुदात्त स्वर कहलाएगा। और जिसमें उदात्त और अनुदात्त ये दोनों का मिश्रण रहेगा वह कहलाएगा स्वरित स्वर। ठीक, देखिए, दूसरा भेद है कालतः। काल मतलब होता है समय, मात्रा। काल भेद से इसको हम मात्रा भी कह सकते हैं। देखिए, मात्रा एक जिस तरह से एक संख्या होता है कि एक परिमाण अर्थ में जैसे होता है कि 1 किलो, 2 किलो अथवा 1 मिनट, 2 मिनट, उसी तरह से मात्रा एक यूनिट है मापने का एक। ठीक, जैसे एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। मात्रा के लिए कहा गया है कि एक मात्रा किसे कहते हैं? कोई कहता है कि पलक झपकने का जो समय रहता है जब हम पलक झपकते हैं उसको एक मात्रा कहा जाता है। कोई कहता है कि कमल की पंखुड़ियों को, जब 100 पंखुड़ियों को हम रख देते हैं उसमें सुई का छेदन किया जाता है तो उसमें जितना समय लगता है उसको एक मात्रा कहते हैं। लेकिन पाणिनीय शिक्षा में मात्रा के लिए बताया है कि एक मात्रा किसे कहते हैं, द्विमात्रा किसे कहते हैं, कितना टाइम लगता है, उसके लिए एक प्रमाण दिया गया है। तो वो है जो पाणिनीय शिक्षा में लिखा है, चाशस्तु वदते मात्राम। यहाँ एक मात्रा की बात की गई। चाश मतलब होता है नीलकंठ। नीलकंठ एक पक्षी होता है, जब वो बोलता है तो उसकी जो आवाज़ निकलती है वो एक मात्रिक ध्वनि होती है। उसके एक बार बोलने में जितना टाइम लगता है हम उसे कहेंगे एक मात्रिक। ठीक, दूसरा है द्विमात्रम चैव वायसः। द्विमात्रम चैव वायसः।
कौआ की आवाज़ तो सबने लगभग सुनी होगी, तो वायस मतलब होता है कौआ। यह जो बोलता है वह द्विमात्रिक ध्वनि बोलता है। इसके बोलने में जो समय लगता है एक बार बोलने में, वो द्विमात्रिक ध्वनि है। नीलकंठ जब बोलता है तो वो एक मात्रिक ध्वनि बोलता है, अपने मुंह से उसके निकलती है, और कौआ जो बोलता है वह द्विमात्रिक। और तीसरा शिखी रौति त्रिमात्रम तू, शिखी रौति त्रिमात्रम तू। शिखी मतलब होता है मयूर सर। मयूर की जो आवाज़ होती है वह त्रिमात्रिक होती है, मोर। ठीक, ये त्रिमात्रिक हो गया। और नकुलस त्वर्ध मात्रकम, नकुलस त्वर्ध मात्रकम। नकुल मतलब होता है नेवला। नेवला की जो आवाज़ होती है वह आधी मात्रा के समान होती है, मतलब नीलकंठ से भी आधी। जितना टाइम नीलकंठ लेता है उससे आधा टाइम लेता है कौन? नकुल, मतलब नेवला। और नीलकंठ से दुगना टाइम लेता है कौआ, और 3 मात्रिक मतलब इसका 2 गुना ज़्यादा, 3 गुना। नीलकंठ का 3 गुना टाइम लेता है मयूर, तो इसको हम त्रिमात्रिक कहेंगे। स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। हमने उन्हें बांट रखा है ऐसे: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व होता है एकमात्रिक, दीर्घ होता है द्विमात्रिक, और प्लुत होता है त्रिमात्रिक। ठीक, देखिए ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार के स्वर होते हैं। स्वर तो 9 होते हैं, हम पहले पढ़े हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या वर्ण समाम्नाय के अनुसार, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या 9 है। ठीक, अब यह 9 ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भेद से 3 प्रकार के हो जाया करते हैं। अब ह्रस्व किसे कहते हैं? तो एक मात्रिक स्वर को ह्रस्व कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर को दीर्घ कहते हैं, और त्रिमात्रिक स्वर को प्लुत कहते हैं। अब एक मात्रिक क्या होता है? अभी हमने देखा, चासस्तु वदते मात्राम। जो नीलकंठ पक्षी होता है, अगर आपने उसकी ध्वनि सुनी हो तो वह एक मात्रिक ध्वनि बोलता है। ठीक, द्विमात्रिक ध्वनि वायसः, वायस मतलब जो कौआ पक्षी होता है वह द्विमात्रिक ध्वनि बोलता है। और शिखी रौति त्रिमात्रम तू, जो शिखी होती है मयूरी, वह त्रिमात्रिक ध्वनि निकालती है। तो 3 प्रकार हो गया, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व एकमात्रिक, दीर्घ द्विमात्रिक और प्लुत त्रिमात्रिक। जैसे हमें यहाँ लिखना है तो ये सब ह्रस्व हो जाएंगे, आ, ई, उ, री। ठीक, ए, ओ। देखिए ये नहीं होंगे ना, केवल री होगा। अभी और देखेंगे हम, ए, ओ, आई, औ जो हैं वह ह्रस्व नहीं होते हैं, वह दीर्घ और प्लुत केवल होते हैं। ठीक, इसके बाद इसको हम जैसे दीर्घ लिखेंगे तो बड़ा आ हो जाएगा, यहाँ पर बड़ी ई हो जाएगी, यहाँ पर बड़ा उ हो जाएगा। ठीक, और री, और यहाँ पर इसमें दीर्घ का अभाव हो जाएगा री में। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दीर्घ ए, ओ, आई और औ। ठीक, अब प्लुत को लिखने पर ऐसे लिखेंगे उसे, इस तरह का एक साइन लग जाएगा उसमें, इसको कहेंगे प्लुत। ठीक, तो ह्रस्व आ, दीर्घ आ और प्लुत आ। देखिए मात्रा कहते हैं ना कि उच्चारण करने में लगने वाला जो समय है उसे हम मात्रा कहते हैं। मात्रा मतलब होता है काल। अब देखिए नॉर्मली यहाँ पर ये छोटा आ है, तो आ जब हम उच्चारण किए तो थोड़ा कम समय लग रहा है इसकी अपेक्षा। दीर्घ आ जब हम उच्चारण करते हैं तो थोड़ा सा अधिक समय लगता है। उसके बाद
जब हम प्लुत आ उच्चारण करते हैं, जैसे ओम का स्वर है, सब लोग जानते हैं, तो वो प्लुत होता है, देर तक उसका उच्चारण होता है। ठीक, तो त्रिमात्रिक स्वर है ये। इस तरह से आ ई उ री जो 4 वर्ण हैं वह ह्रस्व भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं और प्लुत भी होते हैं। व्हाइट चॉक कहाँ है? ठीक, ये आ ई उ री, आ ई उ री, और ये ह्रस्व भी रहेगा, दीर्घ भी रहेगा और प्लुत भी रहेगा। इसके बाद ये 4 हो गए। इसके बाद 5वां आता है ली। ठीक, पहले हम यहाँ पर सभी को लिख लेते हैं एक बार 9 स्वरों को। आ ई उ री, री, ए, ओ, आई और औ। देखिए ये 9 स्वर हैं। इन 9 में आ ई उ री, यह जो 4 स्वर हैं वह ह्रस्व भी रहेगा, दीर्घ भी रहेगा और प्लुत भी रहेगा। ठीक, इसके बाद जो ली है वह यहाँ पर केवल देखिए जो 5वां वर्ण ली है उसमें दीर्घ का अभाव रहेगा, मतलब यहाँ पर ली नहीं रहेगा, ह्रस्व ली रहेगा और प्लुत रहेगा। ठीक, इसके बाद जो ये 4 वर्ण हैं एंग, ए, ओ, आई, औ, ठीक, यह ह्रस्व का अभाव रहेगा, इनमें केवल ये रहेंगे आपके दीर्घ और प्लुत। तो ए, ओ, आई, औ और नीचे प्लुत हो जाएंगे ए, ओ, आई और औ। तो हमने देखा कि जो स्वर हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक, ह्रस्व होता है एक मात्रिक, दीर्घ होता है द्विमात्रिक और प्लुत होता है त्रिमात्रिक। मात्रा किसे कहते हैं? उच्चारण करने में लगने वाला जो समय है हम उसे मात्रा कहते हैं। ठीक है, और उदाहरण से हम समझे अभी जो पाणिनीय शिक्षा में जो कहा गया है कि चासस्तु पदते मात्राम द्विमात्रम चैव वायसः त्रिमात्रम शिखीरौति करके आया है, और नकुलस्त्वर्ध मात्रकम। और जो व्यंजन वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण स्वर से विहीन व्यंजन, अर्धमात्रा उच्चारण काल रहता है इसका। जैसे हम क्या कहना है, ठीक, तो आधा का और या, तो जो इसका उच्चारण है वो आधी मात्रा के समान है, एक मात्रा भी नहीं है इसका। क्या, जब इसमें आ लग जाएगा कया हो जाएगा ना। ठीक, तो ये जो आधा का है वो आधी मात्रा के समान इसका उच्चारण काल है। व्यंजनम त्वर्ध मात्रकम करके आया है। ये सार के रूप में हम देखें तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, है ना। और इनके भी फिर 3-3 भेद हो जाया करते हैं, जो हम 5 भेदों में जो पहला भेद हम देखे थे स्वर वाला, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, तो अलग अलग लिखेंगे हम तो 3-3 भेद इनके हो जाएंगे सबके। ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त और ह्रस्व स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित हम जान चुके हैं। उदात्त स्वर उसे कहते हैं तालु आदि के ऊपर वाले भाग से उच्चरित जो स्वर हैं। अनुदात्त निम्न भाग से, मतलब नीचे वाले भाग से उच्चरित जो स्वर हैं। और स्वरित कहेंगे जिसमें अनुदात्त और उदात्त और अनुदात्त दोनों की मात्रा रहती है, उसको हम कहेंगे स्वरित। तो ये 3 प्रकार इनके हो जाएंगे, ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित। उसी तरह से दीर्घ उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उसी तरह से प्लुत उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक, अब इसके भी 2 प्रकार होते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक। अनुनासिक और निरनुनासिक कहिए चाहे अननुनासिक कहिए, अनुनासिक के बिना, अननुनासिक। इस तरह से करके आपका जो आ है उसके कितने प्रकार हो जा रहे हैं? 18 प्रकार।
देखिए सबसे पहले तो 3 प्रकार हुए आके, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक, उसके बाद ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त और ह्रस्व स्वरित, 3 प्रकार हो गए। पुनः 3 तिया 9 और 9 गुणे 2, ये फिर 9 के 2 प्रकार हो जाएंगे, अनुनासिक और अननुनासिक करके, ऐसे 18 प्रकार का आ हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 वर्ण 18 प्रकार के होते हैं, आ, ई, उ और री, ये होते हैं आपके 18 प्रकार के। देखिए आप यहाँ देख के समझेंगे, आ ई उ री, आ ई उ री और आ ई उ री, तीनों में आया है, ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है और प्लुत है, तो 3 प्रकार तो हो ही गया। अब देखिए इस ह्रस्व के 3 प्रकार हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक, तो मान लीजिए ये जो ह्रस्व आ है वह उदात्त भी है, अनुदात्त भी है और स्वरित भी है। उसके बाद फिर जो दीर्घ आ है वह उदात्त भी है, अनुदात्त भी है और स्वरित भी है। उसके बाद जो प्लुत आ है उसी तरह से उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, तो 3 6 और 3 9 हो गया। और फिर प्रत्येक के 2 भेद हो जाते हैं, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अननुनासिक। ठीक, उसी तरह से ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक और ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अननुनासिक। इस तरह से करके 18 भेद आ ई उ री के होते हैं। और जो ए ओ ऐ और औ, यह 4 वर्ण, ये 12 प्रकार के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें ह्रस्व का अभाव होता है। देखिए ह्रस्व में नहीं लिखा है ना, क्योंकि यह ह्रस्व नहीं होते, ये दीर्घ और प्लुत केवल होते हैं, है ना। देखिए दीर्घ में लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखे हैं। ए ओ ऐ औ केवल दीर्घ होते हैं, ए ओ ऐ औ। ठीक है, फिर इसके 3 भेद हो जाएंगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। और जो लृ है वह भी 12 प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी दीर्घ का अभाव रहता है इसमें लृ में, है ना। ये लृ जो है दीर्घ नहीं होता है, ये केवल ह्रस्व और प्लुत होता है। तो इस तरह से हमने स्वरों का विभाजन देखा। आ ई उ री 18 प्रकार का, ए ओ ऐ औ 12 प्रकार के और लृ 12 प्रकार का होता है। ठीक, संक्षेप में केवल समझने लायक केवल इतना है कि वर्णों के जो 5 प्रकार से विभाजन किए हैं उनमें ये जो मात्रा के हिसाब से भेद है वह 3 हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, जिसको हम एकमात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक कहते हैं। ठीक, स्वर के हिसाब से 3 भेद किए हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। यह 2 चीज़ हमने देखा। और तीसरा हम कल देख चुके हैं, उच्चारण स्थान, किसका उच्चारण स्थान कंठ है, किसका मुख है। तो अकुह विसर्जनीया नाम कंठः करके हम पढ़े थे कल, आ का, कवर्ग का, है ना, और हकार का और विसर्ग का, हाँ, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसी तरह से उच्चारण स्थान हो चुका है हमारा। अब अगले वीडियो में हम आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।